क्वेश्चन नंबर 82। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा। क्या कह रहा है? ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, फॉल्स फ्रीली। अच्छा, फॉल आते ही हम समझ गए कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसको गिराया गया है। अच्छा, नीचे की तरफ ये गिर रही है, टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स अर्थ। उसके बाद दूसरी बॉडी को छोड़ दिया गया, इसमें भी लिखा है रिलीज। अब रिलीज का मतलब फिर से जीरो, रिलीज का मतलब भी यू जीरो, और फॉल का मतलब भी यू जीरो। ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, दोनों को सेम पॉइंट से गिराया गया। 1 सेकंड के बाद पहले एक बॉडी गिराई गई, उसके 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉडी गिराई गई। जब दूसरी बॉडी गिरा दी गई, उसके 2 सेकंड बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? तो यहाँ पकड़ने वाली बात ये है, दूसरी बॉडी गिराई है 1 सेकंड के बाद, दूसरी बॉडी को गिराया गया है 1 सेकंड के बाद, और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दूसरी बॉडी गिरने के भी 2 सेकंड के बाद। तो टोटल टाइम हो गया 3 सेकंड। पहली वाली जो बॉडी है वो तो 1 सेकंड पहले से चल रही थी, और है ना, दूसरी बॉडी के 2 सेकंड बाद की बात कर रहे हैं, तो पहली बॉडी को जो टोटल टाइम मिला वो मिला 3 सेकंड, और दूसरी बॉडी को मिला 2 सेकंड। अब हाइट का डिफरेंस निकालना है, निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, सेपरेशन निकालना है, हाइट का डिफरेंस कह सकते हैं, तो करते हैं भैया इसको। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, पहली बॉडी के लिए H1 3 सेकंड से चल रही है, ये तो हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर। दूसरी बॉडी 2 सेकंड से चल रही है, H2 हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर। डिफरेंस इन पोजीशन, यानी कि H1 माइनस H2, हाफ जी, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चाहे डिटेल में कर लो भाई, वैसे अब तो बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो डिटेल में देख लेते हैं। हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। हाफ जी कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो H1 माइनस H2 हमारा हो जाता है हाफ जी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जी की वैल्यू हम 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर दोनों से आ जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4.9 इंटू 5, ये 24.5 मीटर। ठीक है जी, ये 24.5 मीटर आंसर। आंसर चेक करें, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये समझ आया बेटा? 82 समझ में आ गया? आ गया। कोई इसमें डाउट है तो बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं बेटा? नहीं। चलो आगे चलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी लगभग हर चैप्टर में ग्राफ होते हैं, और अगर ग्राफ का बेसिक आइडिया नहीं है तो फिर हम किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में ग्राफ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मैं क्वेश्चन के बीच में ही बताऊंगा, जैसे अभी तक बताता आया हूँ, ध्यान ठीक। देना है ना। तो वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ये कह रहा है ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इसका आइडिया ही नहीं होता है स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मैं बता देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, टॉपिक नया है, ग्राफ एनालिसिस कह सकते हैं हम उसको। ग्राफ में बेटा दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, वाई और एक्स के बीच में। अच्छा, अब वाई और एक्स के बीच में जब ग्राफ बनाना है तो हमें इनकी इक्वेशन ऑब्जर्व करनी पड़ती है।
इक्वेशन अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे डिटेल में बात करते जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। अगर दो क्वांटिटी y और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इनका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है जी। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है तब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला बनेगा। ये अभी नाम बता रहा हूँ सिर्फ, धीरे धीरे शेप्स भी याद हो जाएंगी इनकी। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं चलिए। और स्ट्रेट लाइन के बारे में एक दो बात और बता दूं। अभी इतना सीखा कि जब दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब आमने सामने आती हैं, तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन ये मोटी मोटी बात समझने के लिए, डिटेल में अगर हम इसको देखेंगे तो याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे m जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्लोप, और c जो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं फिर इस पे बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ का। 40% से ज्यादा ग्राफ फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन बनते हैं। इक्वेशन देख के हमें पता चलना चाहिए कि हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। अच्छा, अब पहले तो यही पता हो स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। स्लोप को हिंदी वाले बच्चे कहते हैं ढाल, ढाल या ढलान। इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। ठीक है। देखिए जरा बात करते हैं थोड़ा सा। ये कोई ग्राफ है, ठीक है। जब मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ से जैसे ग्राफ है, तो ये जो नीचे लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स डायरेक्शन को, और ये वाई। ये बन गया ग्राफ। ये ग्राफ में जो लाइन बनी हमारी, जो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जहाँ एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ कुछ एंगल बनता है थीटा। ठीक है। अच्छा, इसी से निकलेगा स्लोप। क्या होता है स्लोप? प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं द टेंजेंट ऑफ द एंगल made by line or curve with the x direction in anti-clockwise direction। देखो, मैं देख समझाऊं तुम्हें तो ये जो है मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इतना तो सब जानते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह चलता है। और ये जो है, ये इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। ठीक है। एक को दक्षिणावर्ती, एक को वामावर्ती कहते हैं हिंदी में, लेकिन तुम इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में याद करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ग्राफ में, मैथ्स में, फिजिक्स में जब भी एंगल नापे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज नापे जाते हैं। ये जो मैंने एंगल ना बनाया थीटा, ये एक्स डायरेक्शन से मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया, तो ध्यान दो, नीचे की तरफ नहीं लगाया। तो इसलिए डेफिनेशन में भी आता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल जो नापा जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज को नापा जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसमें
शॉर्ट में तो हम बोल देते हैं साइन, लेकिन साइन का मतलब होता है SINE, साइन। कॉस शॉर्ट में बोला जाता है, लेकिन कॉस का मतलब होता है कॉसाइन। शॉर्ट में टेन बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है टेंजेंट। तो यहाँ समझने में बच्चों को गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। ये टेंजेंट का मतलब क्या है। ये टेंजेंट टेन थीटा वाला टेंजेंट है। और आगे लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो किसका टेंजेंट है, एंगल का। मतलब ये जो पूरी बात हो रही है, मैं कलर चेंज करके समझा देता हूँ मैं। ये इतनी जो बात है, टेंजेंट ऑफ द एंगल, ये क्या कहना चाह रहा है, ये टेन थीटा कहना चाह रहा है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में कहें, एंगल को नापिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो टेन थीटा होगा वही तो स्लोप होगा। ये जो टेन थीटा है यही तो स्लोप है। और इसको M से डिनोट करेंगे। ये है काम की बात। एक बार फिर देखेंगे। ये नीचे वाली लाइन एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल लाइन वाई डायरेक्शन। ये बन गया हमारा ग्राफ, और ये आया हमारा एंगल थीटा। तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। जो भी एंगल बना है उसका टेन थीटा निकाल लो। जो टेन थीटा आएगा उसी को स्लोप कहते हैं। बस याद रहे कि एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज में नहीं नापते। ये अभी तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आगे फंसने के चांस बन जाते हैं। और इसी को डिनोट करते हैं M से। अच्छा, थोड़ी क्लैरिटी के लिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूँ मैं। जैसे अगर थीटा की वैल्यू मैंने कहा 30 डिग्री है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थर्टी, यानी कि 1/√3। समझ में आई बात। अगर मैं कहता हूँ, दोबारा डायग्राम बना देते हैं और समझने के लिए। ये कोई ग्राफ बनाया, और इसमें ये जो भैया एंगल है, ये मैंने कहा 45 डिग्री है। स्लोप बताइए, ढलान बताइए। तो यहाँ स्लोप जो होगा, यानी कि M जो होगा वो होगा 1045। इसकी वैल्यू होती है 1। तो स्लोप मेरा आ गया 1। ये बात समझ में आई बेटा। जी। अच्छा, और देखते हैं। आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सिलेक्शन सबको चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी में कॉन्सेप्ट उड़ा देते हैं। हाँ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और एग्जाम में क्वेश्चन होता नहीं, क्यों, फाउंडेशन वीक रह जाती है। तो भैया फंडामेंटल्स अपने क्लियर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं आती। और एग्जाम्पल देख लो। ये एक और ग्राफ मैंने बनाया। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। यहाँ एंगल बन रहा है कुछ। एंगल की वैल्यू मैंने इस बार दे दी 60 डिग्री। मैंने पूछा स्लोप बताओ कितना होगा। तो स्लोप जो होगा उसको M से डिनोट करेंगे, और यहाँ इससे स्लोप होता है टेन थीटा। थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ इस सिचुएशन में स्लोप आएगा 1060। और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो इस क्वेश्चन में स्लोप हो गया √3। आई बात समझ में। जी। किसी क्वेश्चन में थीटा 90 डिग्री दिया है और स्लोप आपसे पूछा है, तो स्लोप हमारा हो जाएगा 1090। 1090 होता है कितना, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक है, अनंत। अच्छा जी, किसी का भी निकाल सकते हो आप इस तरह से, है ना। या मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके पूछूं आपसे। मैंने कहा थीटा जो है 120 डिग्री है। 120 डिग्री 90 से ज्यादा है। अब 90 से ज्यादा है तो स्लोप कितना आएगा, ये मैं पूछा हूँ। तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं उसको, और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। स्लोप जो है यहाँ पे नेगेटिव आए। सॉल्व कैसे करते हैं वो समझिए। डायग्राम बना के समझना, डायग्राम बना के समझिए।
जैसे समझ में आ रहा है आपको वैसे समझ, ठीक है। ये ये एक्स, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ठीक है। तो 120 डिग्री की लाइन ऐसे जाएगी, 90 से एक्स्ट्रा होगा नहीं, तो ये एंगल, ये 120 डिग्री। अब स्लोप कैसे निकालें? स्लोप मैंने तुम्हें सिखाया भैया, एम से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है टेन थीटा। यहाँ एंगल है 120 डिग्री, तो टेन 120 डिग्री। अब इसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में सिखाई जाती है, अभी सीख लो, आगे काम आएगी। जब टेन 120 की याद नहीं होती बच्चों को, तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और जब 90 में कुछ जोड़ के लिखा जाता है तो वैल्यू बदल जाती है। बदल जाती है मतलब बेटा कैसे? तो साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टेन बन जाएगा। तो ये टेन है, टेन थीटा था, लेकिन क्योंकि इसको मैंने 90 प्लस थीटा लिख दिया या 90 प्लस 30 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भैया कॉट 30, है ना। और कॉट 30 होता है हमारा √3। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये टॉपिक थोड़ा टफ लग सकता है, बायो वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है ना। तो मैं बता दूं, ये थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं भाई। ये वैल्यू तो आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अलग से सिखा देता हूँ। ये चार क्वाड्रेंट्स हैं, इतना टेंथ की मैथ्स में सिखाया जाता है ना। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है। प्लस एक्स के ठीक सामने माइनस एक्स और प्लस वाई के ठीक सामने माइनस वाई। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी कुछ है, चाहे साइन है, चाहे कॉस है, चाहे टेन है, सब पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। यहाँ सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, है ना, हमारा एंगल कितना था? 120 डिग्री, है ना। आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने से कितने एंगल तक की बात होगी? 0 से 90 डिग्री, दिख रहा है ना। कितने डिग्री जी तक की बात होगी? 0 से 90। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक की बात होगी बताओ जरा? 90 से 180 डिग्री की होगी या नहीं होगी? जी और थर्ड में कहाँ से कहाँ तक होगी? 180 डिग्री से 270 डिग्री। भाई 90 90 का एक क्वाड्रेंट है। पूरा गोला कितने का होता है? 360 का होता है, नहीं होता? 360 का जी उसके 360 के चार टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा 90 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा? मतलब एक जी क्वाड्रेंट 90 डिग्री का बनेगा। तो पहला क्वाड्रेंट 90 का, उसमें 90 और जोड़ दो। 180 तक दूसरा क्वाड्रेंट, उसमें 90 और जोड़ दो। 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट, उसमें 90 और जोड़ दो। 360 तक तीसरा क्वाड्रेंट। जी तो चौथा क्वाड्रेंट आएगा 270 डिग्री से 360 डिग्री। 60 इतनी बात समझ में आई? अब जी ये जो हमारा 120 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड में। थर्ड में क्यों आएगा भाई? सेकंड में नहीं आएगा? सर 120 हाँ हाँ, सेकंड में आ रहा 90 और 180 के बीच में आएगा, नहीं आएगा? है।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी टर्म पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव होती है ये बताओ। तो साइन साइन पॉजिटिव है, मतलब बाकी सब तो क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव। नेगेटिव। बाकी सब तो नेगेटिव रहेंगे। हम किसकी जी। बात कर रहे हैं, टेन की, तो टेन कैसा 10 रहेगा, नेगेटिव। समझ गए बात नेगेटिव। को, तो ये क्या जी। आएगा, माइनस आ जाएगा। आंसर क्या होगा, -√3। माइनस। तो एक काम की बात हमने यहाँ पे सीखी, इसको रिवाइज कर लेना क्लास के बाद में एक बार, है जी। ना। चलो, अभी हमने क्या सीखा कि भैया कि अगर हमारा एंगल 90 से ज्यादा था, अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया आपके साथ में, उस एग्जाम्पल में थीटा की वैल्यू कितनी ली, 120 डिग्री। इस और 120 डिग्री ज्यादा होता है 90 डिग्री से। तो काम की बात यह है कि व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब जब एंगल 90 से ज्यादा होगा, तब तब स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा। अभी नेगेटिव आया नहीं आया। तो ये बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ सीखने को मिला, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, या फिर इसको पॉइंट टू रिमेम्बर करके आप याद करिए। नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट में हम लिखते हैं PTR, स्टार बना के इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, जहां जहां काम की बातें आएंगी। तो क्या है हमारा पॉइंट, कि व्हेन थीटा इज लेस देन 90, जब थीटा 90 से कम होता है, देन m इज पॉजिटिव, तो स्लोप रहता है पॉजिटिव। और जैसे ही थीटा 90 से ज्यादा हो जाता है, तो स्लोप हो जाता है नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। जी। तो हमें स्लोप क्या होता है ये पता चला। अब जी। एक बार रिवाइज करें, जो हमने सीखा उसको दोबारा से रिवाइज करें, तो हम कह सकते हैं भैया कि स्लोप जो है वो होता है हमारा tan थीटा। टेन थीटा। और अगर थीटा और थीटा 90 से कम है, तो स्लोप रहता है हमारा पॉजिटिव। और अगर थीटा 90 से ज्यादा होता है, तो स्लोप आ नेगेटिव। जाता है नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। जी। और कुछ काम की बातें बताता हूँ उसी के साथ भाई। स्लोप ऑफ ए लाइन इज कांस्टेंट। अगर लाइन बन रही है तो स्लोप कांस्टेंट रहता है। जैसे कि इसी के साथ बता देता हूँ दूसरी बात, बट स्लोप ऑफ ए कर्व इज वेरिएबल। देखिए, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये एक ग्राफ बनाया, यहाँ देखें, ये एक लाइन बनाई, लाइन से मतलब स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ चलो, चलो ऐसे ही बना देते हैं। यहाँ कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा। थीटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना सारे के सारे। जी। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। थीटा। तो ये भी कितना होगा, थीटा। आपने रैंडमली पॉइंट चूज करिए, ठीक है।
आपने इस पॉइंट को माना ए, इस पॉइंट को माना बी, इस पॉइंट को माना सी, इस पॉइंट को माना डी। तो लाइन पे आप जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं सभी पॉइंट्स पर एंगल सेम है या डिफरेंट है? एंगल कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एंगल पहले जितना है या बदल रहा है? भाई ए पॉइंट पे एंगल कितना है? थीटा। बी पर कितना है? थीटा। सर सी सब पर सेम है। कितना है? सेम है ना? तो एंगल जी। बदला क्या? जब कोई चीज नहीं बदलती तो क्या कहते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है? डिफरेंट। तो एंगल कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? जी। जब भाई ये एंगल कांस्टेंट है और स्लोप क्या होता है, थीटा इज कांस्टेंट, स्लोप होता है टेन थीटा। जब थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा नहीं होगा? जी सर। ऐसा कब हुआ? जब हमने स्ट्रेट लाइन बनाई। तो यही बात तो मैंने ऊपर लिखी है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज कांस्टेंट। यानी कि जब जब कांस्टेंट। लाइन बनेगी तो उसका स्लोप कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात मैंने लिखी, स्लोप ऑफ ए कर्व इज वेरिएबल। इसको भी समझ लेते हैं, कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है तो कैसे होता है। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। कि ये मैंने इस टाइप का कर्व बनाया, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मुड़ रही है लाइन, और जब लाइन मुड़ जी। जाती है उसी को कर्व कहते हैं, कर्व बन गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो यहाँ एंगल अल्फा है, तो यहाँ एंगल बीटा है, यहाँ एंगल गामा है, यहाँ एंगल डेल्टा है। ये एंगल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ध्यान से देख के बताओ। सर बढ़ रहे हैं। घट रहे हैं बेटा। ये इसके साथ नापोगे, ये लाइन थोड़ी सी नीचे को झुक गई बी पॉइंट पे। जी। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये ये इस तरह से बनाया। तो ए पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाइए और उसके साथ एंगल नापने की कोशिश करिए। ये इस तरह की लाइन बनाई, तो यहाँ एंगल कुछ और। अब यहाँ थोड़ा दूर ले लिया, ठीक है। दोनों एंगल को कंपेयर करो, ये अल्फा है ये बीटा है। अल्फा बीटा में कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? ध्यान दो थोड़ा सा। ये अल्फा है पूरा, ये अल्फा, और ये बीटा है। जी। ये जी सर। अल्फा, अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है? सर अल्फा। एंगल कम हो रहा है ना? जब जी। एंगल थीटा कह लो, अल्फा कह लो, बीटा कह लो, जब एंगल कम होगा, थीटा डिक्रीज होगा, तो टेन थीटा भी तो डिक्रीज होगा। जी। मतलब स्लोप डिक्रीज होगा ना? स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना? तो यानी कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो बदल गया, बदल गया मतलब वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल। हाँ, इसी तरह से और बना सकते हैं। मीटिंग ओवर होने वाली है, बस लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं इस तरह का कर्व बनाता हूँ तो यहाँ एंगल कम है और यहाँ एंगल ज्यादा है। इस बार अल्फा कम है और बीटा और बीटा ज्यादा ज्यादा। है। तो इस तरह का कर्व दिखाई दे तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल बढ़ रहा है। एंगल जी। बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो वेरिएबल है। तो है ना, ये ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। ग्राफ में दो चीजें स्टडी करी जाती हैं, ग्राफ में दो चीजें स्टडी करी जाती हैं। एक तो होता है स्लोप और एक होता है एरिया। स्लोप के बारे में मैंने बताया, स्लोप एम से डिनोट होता है, एम का मतलब होता है टेन थीटा। और थीटा। इसके बारे में मैंने कुल मिलाकर के आपको चार पांच बातें बताई। वो चार पांच बातें क्या हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं बस क्लास खत्म करने से पहले। कि भैया, अगर ये थीटा 90 से कम है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। एंगल 90 से ज्यादा है तो स्लोप हमारा नेगेटिव नेगेटिव होगा। होगा। लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। वेरिएबल। इतनी बात अगर सीख गए तो इससे आगे का फर्दर डिस्कशन करेंगे। इसमें जी। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नहीं।